ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पहले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वो होते क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ एक कंपाउंड होते हैं बेटा जिनमें डायरेक्ट बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एटम और कार्बन एटम। किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिन कंपाउंड में, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब क्या है, कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास कार्बन भी होता है और मेटल एटम भी होता है, पर उनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोलते। अब यहाँ पे इसका क्या रीजन है? हमने अभी बोला कि कम से कम एक उस कंपाउंड में एटलीस्ट क्या कंडीशन है, एटलीस्ट आपके पास एक मेटल कार्बन बॉन्ड डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एटलीस्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम एल्कोक्साइड देखें, एल्कोक्साइड का एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, कोई भी एल्कोक्साइड है उसको हम यहाँ पे आपको कोई भी मेटल लेनी है, ऑलमोस्ट हम ट्रांजिशन मेटल लेते हैं यहाँ पे। तो टाइटेनियम के साथ कंपाउंड लिया हुआ है आपका OC3H7 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड तो बन रहा है, पर यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बेटा किसके बीच में बन रहा है? मेटल एटम बाय ऑक्सीजन। यहाँ पे मेटल एटम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। देयर आर नो टाइटेनियम एंड कार्बन बॉन्ड। यहाँ पे कोई भी मेटल के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा मेटल एटम, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको कार्बन भी दिखाई दे रहा है वैसे तो, और आपका सेंट्रल मेटल एटम भी है आपके पास, पर यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड जो बन रहा है वो किसके बीच में है? टाइटेनियम और ऑक्सीजन के बीच में है, टाइटेनियम और कार्बन के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कार्बन तो मिल सकता है आपको और मेटल एटम भी मिल सकती है, पर कम से कम एटलीस्ट एक आपका क्या होना चाहिए? डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी। हाँ जी। तो अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल लेंगे उसमें हम क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे जो मेटल एटम है वो कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगी। तो उसके लिए जो एग्जांपल है वो आप लोगों की बुक में देखो ये वाला दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है? ये टाइटेनियम कार्बन के साथ, और कार्बन आपका क्या है? C6H5, ये बॉन्ड बन रहा है बेटा। तो यहाँ पे टाइटेनियम और कार्बन दोनों आपस में एक डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस कंपाउंड को आप क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। समझ में आया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोबारा से सुन लो। वो कंपाउंड जहां पे एक डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन मेटल एटम और कार्बन एटम, उनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। पर यदि आपका कोई भी कंपाउंड है, आपको ऐसे देख के ही नहीं बताना कि यहाँ पे हाँ मेटल एटम भी है और कार्बन भी है। आपको ये देखना बेटा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वहां पे डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा आपके मेटल एटम और कार्बन के। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। पहला जो आपका एग्जाम्पल है वहां पे कोई भी मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। पर जो सेकंड एग्जाम्पल है वो आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे मेटल एटम की डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है किसके साथ? कार्बन के साथ। समझ गए? बोलो, समझ में आ गया आप लोगों को? अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे पहले यहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री है वो एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है केमिस्ट्री की। उसमें यहाँ पे क्या है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में एक ब्रिजिंग का काम करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ये यहाँ पे अब कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम? जब इनकी प्रोग्रेस हमने देखी तो हमने ये देखा कि ये न्यू रीएजेंट बनाने में एज अ कैटलिस्ट हम इनका यूज कर सकते हैं इन सिंथेटिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल यदि आप ग्रिग्नार्ड रीएजेंट लो, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स लें, ठीक है, RMgX जिसको हम बोलते हैं, ये आपका क्या है? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। यहाँ पे भी बेटा मेटल एटम और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, पर इसको हम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बोलते हैं। तो इसका हम रीएजेंट की तरह यूज करते हैं इन ऑर्गेनिक प्रिपरेशन। इसी तरह से एक हम फेरोसिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका कैटलिस्ट है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसका यूज भी हम सिंथेटिक केमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा
डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो डेफिनेशन में हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन वन एंड मोर मेटल कार्बन बॉन्ड। क्या होगा? मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है, उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक्स में दिया हुआ है एग्जाम्पल। सबसे पहला आपका दिया हुआ है टेट्रा इथाइल लेड। यहाँ पे पी भी आपका मेटल है और ये आपके 4 इथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। तो टेट्रा इथाइल लेड आपका क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे मेटल डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। नेक्स्ट है आपका डाई इथाइल जिंक। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इनके नाम आपको याद हो जाने चाहिए। डाई इथाइल जिंक, ठीक है। और जो थर्ड है आपका वो है डाई मिथाइल मरकरी, ठीक है। 3 एग्जाम्पल बताए मैंने तुम्हें। टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। उसके बाद है आपका डाई मिथाइल मरकरी। यहाँ पे लेड हो गया, मरकरी हो गया। नेक्स्ट जैसे डाई इथाइल जिंक है तो जिंक है। उसके बाद टेट्रा इथाइल टिन है। यहाँ पे ये लेड, मरकरी, जिंक और टिन आपके क्या है? मेटल एटम है, और ये आपके कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं बेटा। उसके बाद आपकी बुक्स में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है आपका जीसस सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और फेरोसिन का, फेरोसिन का मैंने अभी तुम्हें बताया था, पहले फेरोसिन का देख लो। यहाँ पे जो मेटल एटम है वो है आपकी आयरन, और वो ऊपर 2 आपकी रिंग से अटैच है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं और सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। नेक्स्ट आपका जीसस सॉल्ट है। जीसस सॉल्ट में प्लेटिनम आपकी मेटल एटम है, 3 साइड ये क्लोरीन से अटैच है और 1 साइड ये एल्कीन से अटैच है, ठीक है। ये जीसस सॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे भी मेटल आपका क्या है? कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, तो जीसस सॉल्ट भी आपका क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बेटा जिनको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। उसके बाद अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से जो मेटल एल्कोक्साइड हैं उनको हम क्या नहीं बोल सकते? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है आपकी बुक्स में वो है आपका एल्यूमिनियम ट्राई इथोक्साइड। ये आपका क्या है? एल्यूमिनियम ट्राई इथोक्साइड। उसके बाद आपका एक लिथियम कंटेनिंग कंपाउंड है, लिथियम डाई मिथाइल अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रोमियम 3 एसिटाइल एसीटोनेट, ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स है आपका। नेक्स्ट भी एक मेटल कॉम्प्लेक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बेटा जो आपका मेटल है, जैसे फर्स्ट में आपका एल्यूमिनियम है, नेक्स्ट में लिथियम है, नेक्स्ट में क्रोमियम है, ठीक है, और लास्ट में आपका पोटेशियम है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना रहा मेटल एटम कार्बन के साथ। कार्बन को छोड़ के वो किसके साथ बना रहा है? या तो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है या फिर नाइट्रोजन के साथ बना रहा है। तो भाई इन कंपाउंड्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? पहले तो आप बोलोगे देयर इन नो डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड इन अबोव कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में क्या नहीं है? जो आपको ऊपर कंपाउंड्स दिख रहे हैं बेटा, इनमें कोई भी मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। These compound contain metal atom as well as organic compound. इनके पास मेटल एटम भी है पर और ऑर्गेनिक ग्रुप भी है। बट मेटल इज बॉन्डेड टू एटम अदर देन कार्बन। किससे अटैच है वो? कार्बन से किसी अलग एटम के साथ है। सच एज कौन कौन हो गए वो? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ मेटल्स, बट नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक डेरिवेटिव बोलेंगे। किसकी? मेटल की। समझ गए? तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन बन जाएगी। अभी तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की, कि यहाँ पे आपका क्या होता है बेटा? डायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है मेटल और कार्बन के बीच में। एटलीस्ट एक आपका मेटल कार्बन बॉन्ड आपका मिलना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है? अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स are those compound in which organic group is attached through the carbon to an atom which is less electronegative than carbon, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आपकी, तो ये आपकी जर्नल इंफॉर्मेशन थी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कि आप किस तरह से पहचानोगे, ठीक है। ये सबसे जर्नल तरीका है, तो ये आपको नाम भी पता होने चाहिए थोड़े बहुत। उसके बाद आपके पास आ जाता है बेटा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में
आपकी जो फर्स्ट टाइप है, पहले तो हम इनका जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल, आप किस तरह की मेटल ले रहे हो, एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बन, और जो ये बॉन्ड बन रहा है ये किस तरह का है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे बोल दे कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते जाएंगे, अब इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट आती है इसकी टाइप, वो है आयनिक कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। यहाँ पे जो मेटल है वो क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगी, मतलब एज अ कैटायन यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे। और आयनिक कंपाउंड है, आयनिक का मतलब है एक के ऊपर सीधी सी बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो दूसरा आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक ग्रुप आपका कैसा मिलेगा, आपको नेगेटिवली चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे मेनली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आपको पता है कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकंड में। ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकंड का मतलब क्या है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल है जितनी भी और आपकी जितनी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो वो आपकी क्या है, सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं। तो ये आपके जो कंपाउंड बनाएंगे उनको हम क्या बोल देंगे, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखो जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक्स में जो दिया हुआ है वो है बेटा पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड्स का। तो इसमें आपको देखना है किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पोटेशियम यहाँ पे आपकी मेटल है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और साइक्लोपेंटाडाइइनाइड, इनाइड नेगेटिव चार्ज के लिए हम आइड लगा रहे हैं पीछे, तो C5H5 नेगेटिव। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो। दूसरा आप क्या दिखा सकते हो, यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है बेटा, उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड रहता है, तो डीलोकलाइजेशन के लिए आप इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो ये डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज होगा आपका। ठीक है, तो सेकंड जो स्ट्रक्चर बनाई है उसमें जो पोटेशियम है उसके साथ आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रखी है और नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है ओवर द 5 कार्बन एटम ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग। समझ गए, ये आपके कुछ जर्नल एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें सेकंड हो सकता है आपका फिनाइल सोडियम। फिनाइल सोडियम में सोडियम आपकी मेटल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और फिनाइल ग्रुप है तो C6H5 उसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है आपका ब्यूटाइल सोडियम। ब्यूटाइल सोडियम में सोडियम आपकी पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, और ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, C4H9, और उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको किस तरह के स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं बेटा, जो आपके अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं वो तो आपका एज अ मेटल है और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका ऑर्गेनिक ग्रुप है वो आपका क्या है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है टाइप्स में कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, तो कोवलेंट आपके कौन से बनाएंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, ये बनाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स होती हैं ये, कौन कौन से ग्रुप की, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की। जनरली यहाँ पे ये एज अ मेटल एटम आप यूज करोगे, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनते हैं उनमें क्या होता है, नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होके एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तुम्हें पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जहां पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में आपका जो मेटल है वो आपको क्या लेना है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और जो रिप्रेजेंटेटिव मेटल हैं ग्रुप थर्ड के, फोर्थ के या फिर फिफ्थ के। और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड बनता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना बेटा आयनिक कंपाउंड, उनकी कुछ एक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी पहले सुन लो। दीज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स
बिहेव एज आयनिक कंपाउंड। आयनिक है तो ये क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे इन नॉन पोलर सोलवेंट। ठीक है, ऊपर वाले बता रही हूँ मैं आपको, जो आयनिक कंपाउंड्स बताए हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। तो पहली जो प्रॉपर्टी है ये आयनिक है, आयनिक होंगे तो ये इनसोल्यूबल होंगे इन नॉन पोलर सोलवेंट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, जब ये प्योर फॉर्म में है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह का आपका पैकिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो कंपाउंड होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद ये लिबरेट करते हैं हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे आपने ब्यूटाइल सोडियम ले लिया और उसको हाइड्रोलाइज्ड किया, तो यहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन बन गए बेटा ब्यूटेन, और साथ में क्या बन गया आपका हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आप क्या बोल सकते हो, द रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि आपका जो एनायन है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, जनरली ये जो कंपाउंड होते हैं इनके पास अनस्टेबल एनायन होते हैं, अनस्टेबल होने की वजह से ही जो चीज अनस्टेबल होगी वो हाईली रिएक्टिव होगी और सेंसिटिव होगी किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है, इनको आइसोलेट करना डिफिकल्ट होता है। ये मैंने प्रॉपर्टी किसकी बताई है आपको, आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी और वो बॉन्ड बना लेगी। ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी वहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहता है। उसके बाद हमने इसके एग्जांपल कर लिए। उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमने बता दी कि ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर है, इनसोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सोलवेंट में, और इनका अरेंजमेंट देख लिया। उसके बाद ये जो कोवलेंट है, नेक्स्ट जो टाइप है बेटा, इसमें आपको क्या करना है, आपको सीधा ये बोलना है कि आपको यहाँ पे जो मेटल लेनी है वो क्या लेने हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, या फिर रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स होती हैं ग्रुप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की। यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब उसके एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, लेड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो पीबी आएगा, पीबी और C2H5 होल ट्वाइस। ठीक है, इसी तरह से जिंक हो सकता है यहाँ पे C6H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, दीज आर वोलाटाइल, ये क्या होंगे, वोलाटाइल होते हैं नेचर में, और इनसोल्यूबल होते हैं इन वाटर। इनसोल्यूबल, ऊपर वाले क्या थे, इनसोल्यूबल थे इन नॉन पोलर सोलवेंट में। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक वाला केस लग जाएगा ऊपर वाले केस में, पर ये वोलाटाइल है, इनसोल्यूबल है वाटर में, पर सोल्यूबल हो जाते हैं बेटा ऑर्गेनिक सोलवेंट में। जो आपकी पोलैरिटी है मेटल कार्बन बॉन्ड की इन दिस कंपाउंड, वो डिपेंड करती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन मेटल एटम एंड कार्बन। ठीक है, जो यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होगी किसके बीच में, मेटल कार्बन बॉन्ड के बीच में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है किसके बीच का, मेटल एटम और कार्बन के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो टाइप आएगी वो है हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और जो फोर्थ है बेटा वो है हमारे ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हमने क्या किया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते क्या हैं, उसके बाद उनकी टाइप करी है। तो टाइप में मैंने आज तुम्हें 2 ही टाइप करवाई हैं, आयनिक कंपाउंड और सेकंड आपके कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।